Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। उसके बाद फॉरेस्ट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट में अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 लॉन्च हुआ है। किसने रिलीज़ किया? UNEP ने। किसके साथ मिलकर? FAO के साथ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिलीज़ किसने किया है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज़ किया। अब इसमें फाइंडिंग्स क्या है? इसमें फाइंडिंग्स ये हैं कि भाई जो फॉरेस्ट है, दोज आर हैबिटेट फॉर 80% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज़, 75% ऑफ बर्ड स्पीशीज़, 68% ऑफ मैमल स्पीशीज़ एंड 60% ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है। और अगर हम ग्लोबल कवर की बात करें तो 31% जो है ग्लोबल लैंड एरिया का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो हैं वो मेजरली 5 कंट्रीज़ में, कौन कौन सी? ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया एंड USA। सबसे ज़्यादा बड़े रीजन्स भी यही हैं ना। ब्राज़ील में आपको अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, बहुत बड़ा है ना। तो आपको ऐसे भी इसमें सोच सकते हो, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया एंड US। ठीक है। उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात करते हैं। इसी रिपोर्ट में जो रिलीज़ हुआ, इसने बोला कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है ना 1990 के कंपैरिजन में। ठीक है। और जो मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, जो मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का वो क्या है? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए और ट्रीज़ को काटा जा रहा है। ठीक है। तो ये है वो। उसके बाद यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसने ये बोला है कि जो वर्ल्ड है वो अपने टारगेट पे नहीं है। मतलब हमको टारगेट ये था कि 3% हमको इंक्रीज़ करना है फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड वाइड, जो कि टारगेट मीट नहीं होगा। बस ये बोला है कौन सी? यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट ने। अब सिंस FAO न्यूज़ में है तो हम FAO की बात कर लेते हैं। FAO क्या है? एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट्स डालती है। अब जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर है तो फूड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या करती है कि ग्लोबल हंगर को कम करने की प्रयास करती है। बेसिकली इसका गोल है कि हम ज़ीरो हंगर को अचीव करेंगे। ठीक है। तो ये इसका टारगेट है। तो इट्स गोल इज़ टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू हाई क्वालिटी फूड, है ना। सबको खाना मिले और सब हेल्दी लाइफ जिए, यही इसका मकसद है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1945 में। मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 194 मेंबर्स हैं। रोम, इटली में हेडक्वार्टर है। 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है। स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है। नगर वन स्कीम के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो नगर वन स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, नाम में क्या है? नगर और वन। वन मतलब फॉरेस्ट, नगर मतलब टाउन, है ना। टाउन कोई अर्बन टाउन। तो टाउन में बेसिकली कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई, या फॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई चीज़ की स्कीम होगी, है ना। इतना हमको पता चल गया। अब देखो क्या ये है भी वही स्कीम। क्या कर रहा है इसमें? क्या करेगा? फॉरेस्ट हम क्रिएट करेंगे 200 अर्बन सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 साल में 200 अर्बन जो टाउन्स हैं, जो 200 अर्बन नगर हैं, वहाँ पे हम वन क्रिएट करेंगे, फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है? नगर वन स्कीम। ठीक है। उसके बाद कोई भी जो स्कीम होती है ना जिसमें इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें हमेशा पीपल पार्टिसिपेशन तो इन्वॉल्व होता ही है। तो कभी मेंस में अगर आंसर लिख रहे हो, है ना, और कोई ऐसी स्कीम है, जितनी भी आजकल नई स्कीम आ रही हैं उन सब में पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही कि लोगों का हम पार्टिसिपेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी मोदी जी दिल्ली से आके एफॉरेस्टेशन करेंगे, है ना। आपको टीम चाहिए, आपको लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है, कोलैबोरेशन होगा लोकल फॉरेस्ट गवर्नमेंट के साथ, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के साथ, NGOs के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, लोकल सिटीजन के साथ, इन सब के साथ मिलकर हम ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। कौन इसको मेंटेन करेगा? फॉरेस्ट, अगर जिसमें जो हम इसमें फॉरेस्ट बनाएंगे इसको मेंटेन कौन करेगा? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कौन करेगी? स्टेट की लैंड है, स्टेट का फॉरेस्ट है, स्टेट ही करेगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करेगी। उसके बाद हरित पथ की बात करते हैं। हरित क्या है? हरी मतलब हरा भरा, कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा। हरी मतलब हरा, ग्रीनरी, तो कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड होगा। ग्रीनरी मतलब प्लांट्स हमको लगाने हैं, प्लांट्स मतलब ऐसे ही कुछ होगा जो प्लांट से रिलेटेड होगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है? एक मोबाइल ऐप है। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ नहीं भी मालूम है तो बिना मालूम करे आप कैसे उसका डेरिवेशन निकाल सकते हो, मतलब क्या गैस कर सकते हो, उस टाइप से पढ़ना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो हरित पथ क्या है?
हरित पथ, अब देखो हरित मतलब मैंने समझा दिया ग्रीनरी, हरी हरा भरा है ना, ग्रीनरी से रिलेटेड है। पथ मतलब पाथ मतलब हो सकता है रोड हो या हाईवे हो कोई, है ना, इस टाइप से होगा। तो बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जो क्या करेगी, जो ग्रीन हाईवेज़ प्रमोट करेगी, मतलब ग्रीन हाईवेज़ को क्रिएट करेगी अक्रॉस द कंट्री। नाम में ही पता चल गया ना, अब जानने की ज़रूरत ही नहीं क्या करती है ये। हरित पथ क्या करती है, एक मोबाइल ऐप है जो ग्रीन हाईवेज़ को प्रमोट करेगी। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हाईवेज़ के अलॉन्ग क्या करेंगे, हाईवेज़ के अलॉन्ग हम प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब पेड़ वेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो इट विल मॉनिटर द लोकेशन, ग्रोथ, मेंटेनेंस एक्टिविटी, टारगेट्स ऑफ एवरी प्लांट अंडर ऑल हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स। तो हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स में जितने भी हम प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं उनको मॉनिटर करेगी। किसने डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप किसने किया, NHAI में। अब देखो हाईवे है, पथ है, हाईवे है, तो कौन कौन करेगा, NHAI। अब आपको इसमें ये भी लग सकता है भाई हरी है मतलब प्लांट हम लगा रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी कर सकती है ना, बट ये याद रखो कि मेजर फोकस इसमें क्या है कि हमको हाईवेज़ में ग्रीनरी लगानी है। तो इसमें मतलब NHAI इन्वॉल्व हो गई है ना। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको डेवलप किया है, किसके अंडर आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक हरित भारत संकल्प है। संकल्प क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब हम टारगेट लेते हैं कि हम भाई संकल्प के साथ 25 लाख प्लांट्स को 25 दिन में नेशनल हाईवेज़ के अलॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हरित भारत संकल्प। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो 5 वेटलैंड्स को ऐड किया गया है रामसर साइट्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन सी 5 वेटलैंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन किससे डील करता है, वेटलैंड से। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन डील किससे करता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें जो भी वेटलैंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं उनको इस लिस्ट में ऐड किया जाता है, किसमें, रामसर लिस्ट में, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली कब आए, अच्छा एक और बात, रामसर सिटी है एक ईरान में, तो ये ईरान में साइन हुआ था, ठीक है, इतना भी याद हो गया। ईरान में साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, 1971 में। किसके ऊपर है, वेटलैंड्स के ऊपर है। तो जो इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं इंपॉर्टेंस की, उसको हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ईरान में साइन हुई थी, है ना, ताकि हम वेटलैंड्स को प्रिजर्व कर पाएँ अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। क्या इंडिया पार्टी है, हाँ याद रखना है, इंडिया इज़ अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। रामसर साइट्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो इसमें वेटलैंड्स होती हैं उसको हम वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, सुंदरबंस, है ना। सुंदरबंस बहुत ही बड़ी साइट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंग्रोव्स भी सुंदरबंस में ही है ना। तो लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, रेणुका वेटलैंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना, लार्जेस्ट कौन सी है सुंदरबन, स्मॉलेस्ट कौन सी है रेणुका वेटलैंड, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया से डिसाइड ये होता है कि कोई वेटलैंड जो है वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लेती है UPSC, 4 ऑप्शन दे देगी, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड्स टू डिक्लेयर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो वेटलैंड्स हैं दे शुड सपोर्ट वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और सर्टेन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। तो ये सारे जो कम्युनिटीज़ हैं इनको ये सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशंस को सपोर्ट करना चाहिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद कम से कम 20,000 या 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स यहाँ सपोर्ट होनी चाहिए। 1% ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन को सपोर्ट करे, या फिर ऐसी सब स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड को सपोर्ट करे, ठीक है। या फिर सब स्पीशीज़ ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज़, नॉन एवियन मतलब जो उड़ती नहीं है ना, तो वैसी स्पीशीज़ को ये बेसिकली सपोर्ट करे। तो 1% क्राइटेरिया ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ 1% ऑफ दोज पॉपुलेशन जो इस वेटलैंड पे डिपेंडेंट है उसको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कौन कौन से डिक्लेयर हुए हैं, पहला है एसान कंजर्वेशन रिजर्व। आसान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, यमुना रिवर पे है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, यही आपको याद रखना है। कौन से स्पीशीज़ इसको इनहैबिट करते हैं, वाइट रम वल्चर, रडी शेडलॉक, शेल डक, रेड हेडेड वल्चर, बेयर्स पोचार्ड, अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रेस्टेड पोचार्ड और पुटिटोर मशीर, ये सब यहाँ पे इनहैबिट करते हैं। ये कहाँ पर है, असम कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद है कबरतल वेटलैंड, ये कहाँ पर है, बिहार में। कबरतल वेटलैंड कहाँ है, बिहार में। इसको हम कन्वर झील भी बोलते हैं और ये बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी जो स्पीशीज़ हैं वो रुकते हैं। यहाँ पे 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मिलते हैं। कौन कौन से हैं, 3 वल्चर हैं, 2 वाटर बर्ड हैं। तो 3 वल्चर में कौन कौन से आते हैं, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम वल्चर और इंडियन वल्चर। और 2 वाटर बर्ड्स में कौन कौन से आते हैं, सोशल लैपिंग और बेयर्स पोचार्ड, ये सब इधर आते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, है ना। ये माना जाता है कि अर्थ में जो है एस्ट्रॉयड गिरा था, उस वजह से एक डिप्रेशन आ गया था और उसमें फिर पानी आ गया था, तो ऐसे लोनार लेक बना था।
रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका कलर जो है वो पिंक हो गया था। पिंक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्ट लविंग हेलो आर्केई है। आर्केई मतलब एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब होता है ना, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन इसमें आया था। कौन कौन से स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगे आपको? यहाँ पे एशियन वॉली नेक मिलेगा, कॉमन पोचार्ड और ग्रे वोल्फ यहाँ पे आपको इनहेबिट करते हुए मिल जाएंगे। और ये याद रखना, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कबरतल कहाँ है? बिहार में। एसान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। सुर सरोवर, सुर सरोवर कहाँ है? यूपी में। सुर सरोवर यूपी में है। इसको कीथाम लेक भी बोलते हैं, ये याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? कीथाम लेक, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, ये भी याद रखना, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, यहाँ पे बर्ड मिल जाएंगी। कौन कौन सी आपको स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगी? ग्रेट स्पॉटेड ईगल मिलेगी, सारस क्रेन मिलेगी और कैटफिश मिलेगी। तो याद रखना सारस क्रेन इंपॉर्टेंट है। सारस क्रेन आपको कहाँ मिलेगी? सुर सरोवर में। एस से याद कर लो, एस मतलब सुर सरोवर, एस मतलब सारस क्रेन, ठीक है। उसके बाद सो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सो का मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है लेक। कर मतलब इज़ बेसिकली अ सॉल्टिश टाइप ऑफ थिंग। तो सो कर वेटलैंड इज़ बेसिकली ये आपका यहाँ पर है, लद्दाख में है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली? इवेपोरेशन की वजह से जो इसके साइड में है वाइटिश कलर का सॉल्ट डेवलप हो जाता है, इस वजह से इसको सोकर वेटलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन मिलेगी, ठीक है। सेंट्रल एशियन हाईवे का मतलब जो माइग्रेटरी रूट है उसके बीच में पड़ता है ये, तो यहाँ पे भी स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। और कौन कौन से स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगे? इंडेंजर्ड सेकर फैल्कॉन। सेकर फैल्कॉन इंडेंजर्ड है, पहली बात तो यही याद रखने वाली है। सेकर फैल्कॉन यहाँ पे मिलेगा, एशियाटिक वाइल्ड डॉग मिलेगा, ढोल मिलेगा और वल्नरेबल स्नो लेपर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब सुखना लेक को क्या है? सुखना लेक को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया है? चंडीगढ़ की वेटलैंड्स अथॉरिटी जो है उसने सुखना लेक को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया। किस रूल्स के अंडर है ये? वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017, ठीक है। और सुखना लेक क्या है? मैनमेड है कि आर्टिफिशियल है? तो ये याद रखना है कि मैनमेड लेक है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। मैनमेड लेक है कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, ठीक है। अब मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो मैंग्रोव बेसिकली 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिक एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में है और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरबंस भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, इंडिया हैज़ लॉस्ट 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव एरिया इन द लास्ट सेंचुरी मेनली ड्यू टू एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इनकी वजह से इंडिया ने जो है 40% ऑफ जो अपना मैंग्रोव का एरिया है उसको लूज़ कर दिया है, ठीक है। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और MOEFCC जो है उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एक्सपेंशन पे श्रिम्प फार्मिंग के, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, उसमें क्या है कि जो इंडिया है वो इन कॉपरेशन विद IUCN इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा ताकि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ का, इकोसिस्टम है बेसिकली मैंग्रोव्स का, उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? मैजिकल मैंग्रोव्स जॉइन द मूवमेंट। किसकी नेशन वाइड कैंपेन है? किसने लॉन्च करी है? ये लिखा नहीं है किसने लॉन्च करी है। तो लॉन्च रिसेंटली इन विच द हाईलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव कंजर्वेशन इन प्रेजेंट टाइम्स अर्जेस द सिटीजन टू जॉइन द कंजर्वेशन मूवमेंट। तो बेसिकली एक मूवमेंट है जो मैंग्रोव्स कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है। मैजिकल मैंग्रोव्स जॉइन द मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र ऐसा पहला कोस्टल स्टेट बन गया है जो जिसने अपने स्टेट मैंग्रोव्स के ट्री स्पीशीज़ को डिक्लेयर किया है। इसका नाम क्या है? सोनरियथा अल्बा या फिर मैंग्रोव एप्पल। इसको डिक्लेयर इसलिए किया है ताकि इसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव्स होते क्या है? सबसे पहले मैंग्रोव्स की बात कर रहे थे। क्या है मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स एक डाइवर्स ग्रुप होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेटेड स्पीशीज़ होते हैं, मतलब ये सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ ग्रो होते हैं ये? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटर टाइडल रीजन में ग्रो होते हैं। लैटिट्यूड कहाँ है? 24 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री साउथ तक में आपको ये जो मैंग्रोव्स है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक तो ये सॉल्ट टॉलरेंट है, ठीक है, ऊपर से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री साउथ के बीच में मिलते हैं, ठीक है। इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, है ना। एंड दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इको सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें तो एक होता है डेल्टिक, एक होता है बैक वाटर एस्टुराइन और एक होता है इंसुलर टाइप, ठीक है। तो डेल्टिक आपको मेनली ईस्ट कोस्ट में मिलेगा, ये वेस्ट कोस्ट में मिलेगा नीचे बैक वाटर्स, और इंसुलर टाइप आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैंग्रोव्स क्या क्या काम करते हैं? तो ब्रीडिंग, फीडिंग, नर्सरी ग्राउंड्स होते हैं काफ़ी स्पीशीज़ के लिए, है ना। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। कोस्ट लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जो भी डिजास्टर्स आते हैं जैसे सुनामी, फ्लड्स, इन सब सुनामी, साइक्लोन, इन सबको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को सपोर्ट करते हैं,
है ना। और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे खाने के लिए रिसोर्सेज हो गए, फायर बर्निंग के लिए वुड हो गई, तो ये सब भी यहाँ से मिलती है। मेडिसिन वाली जो लीव्स होती हैं वो भी यहाँ से मिल जाएंगी, है ना। और बहुत सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का जो है वो मैंग्रोव्स में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये भी हमको याद करना है। अब की ड्राइवर्स क्या हैं इसके लॉस के? राइस फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग, ऑयल पाम कल्टीवेशन, शोरलाइन इरोजन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये सब जो है वो मैंग्रोव्स के लॉस के रीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीटलैंड्स की। तो पीटलैंड्स क्या होता है? पीटलैंड्स बेसिकली क्या होता है ना, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है प्लांट मटेरियल का, ठीक है। जैसे ह्यूमस हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मॉसेस हो गया, है ना। तो जो प्लांट मटेरियल होता है ना उसका मिक्सचर होता है जो एक पानी वाले रीजन में बेसिकली ना एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वाटर सैचुरेटेड एरिया में, है ना, ये जो प्लांट मटेरियल जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ प्लांट मटेरियल जैसे मॉसेस, ह्यूमस, इन सब का मिक्सचर हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर सैचुरेटेड एरिया में, है ना। तो क्या होता है इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो सिर्फ पार्शियल होता है, आधा डिकम्पोजिशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो वो जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीटलैंड्स। बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों इंपॉर्टेंट बहुत है? क्योंकि ये 3% ऑफ ग्लोबल लैंड सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है ना। और लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा ज़मीन पे अगर कहीं कार्बन स्टोर हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है? पीटलैंड्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन स्टोर हो रहा है लैंड पे, वो कहाँ हो रहा है? पीटलैंड्स में, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये लोग? बेसिकली ये लोग मिलते हैं आपको टेम्परेट रीजन्स में, और परमाफ्रॉस्ट जो रीजन्स होते हैं ना, जो हाई एल्टीट्यूड्स के रीजन्स होते हैं वहाँ पे आपको ये मिलते हैं, ठीक है, पीटलैंड्स। और ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे बोरियल हो गया, टाइगा फॉरेस्ट हो गया, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, यहाँ पे आप सबको आपको ये पीटलैंड्स मिल जाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बेसिकली दे एक्ट एज नेचुरल फायर ब्रेकर्स, है ना। तो फायर कहीं लगी है तो पीटलैंड्स पे आके वो रुक जाती है, क्योंकि वाटर सैचुरेटेड एरियाज होते हैं ना, ठीक है। हाउएवर इन कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन देयर कार्बन स्टोर्स आर एक्सपोज टू एक्सेलरेटेड डिकम्पोजिशन एंड टर्न्स देम फ्रॉम फायर ब्रेक्स इनटू फायर प्रोपोगेटर्स। तो क्या होता है कि जब इसमें जब पानी बहुत कम होता है ना, तो कार्बन जो होता है वो उसका बाहर निकल जाता है ना। कार्बन बाहर निकलने की वजह से ये फायर को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो ऐसा भी होता है। They are critical for preserving the global biodiversity, providing safe drinking water, minimizing flood risk, है ना, हेल्प एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीज़ों में क्लाइमेट चेंज में हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और फ्लड रिस्क से बचाता है हमको, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट नेचुरल कार्बन सोर्स, ये तो पता ही है ना। तो जितने भी मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनको ये बेसिकली स्टोर करता है, ठीक है। तो ये अगर ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है? 6% ऑफ द ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो पीटलैंड से होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कसरकोड और पदुबरी जो बीचेस है कर्नाटका के, उनको ब्लू फ्लैग दिया गया है ना। ये कौन देता है? ये FEE देती है, जो कि डेनमार्क की एक बॉडी है, ठीक है। FEE का मतलब क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। तो मिलता किसको है? बेसिकली ये बीचेस को मिलता है ना, मरीना को मिलता है, और जो बोटिंग ऑपरेटर्स होते हैं, बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स, उनको मिलता है। और ये इट सर्व्स एज अ इको लेवल, ये शो करता है कि भाई प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ के बीचेस का, है ना, बीच साफ़ हैं, सेफ़ हैं, सैनिटेशन इंश्योर हो रहा है। तो ये सब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दर्शाता है। सर्टिफिकेट कौन देता है? डेनमार्क की नॉन प्रॉफिट बेस्ड FEE देती है, ठीक है। इट सेट्स स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी रिलेटेड, एक्सेस रिलेटेड क्राइटेरिया दैट एप्लीकेंट्स मस्ट मीट एंड मेंटेन। तो कुछ क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है जिसके बेसिस पे ये सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। ब्लू फ्लैग बीच इज़ एन इको टूरिज्म मॉडल टू प्रोवाइड टूरिस्ट क्लीन हाइजीनिक बेथिंग वाटर, है ना, एम्यूनिटीज़ हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, है ना, कहीं कचरा वचरा ना पड़ा हो, प्रॉपर प्लांटेशन हो। तो ये सब इंश्योर करता है क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। उसके बाद आगे बात करते हैं लोकस्ट अटैक की। तो डेजर्ट लोकस्ट जो है उसी का ही अटैक होता है यहाँ से, पाकिस्तान से बेसिकली इधर इंडिया, पाकिस्तान बोल रहा है, ईरान से, ये मिडिल ईस्ट से बेसिकली इधर इंडिया में राजस्थान में आ जाते हैं ये डेजर्ट लोकस्ट। तो डेजर्ट लोकस्ट क्या है? लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट बेसिकली ग्रास हॉपर होता है ना, ग्रास हॉपर होता है जिसका लाइफ स्पैन कितने का दिन का होता है? 90 दिन का, ठीक है। इंडिया में 4 स्पीशीज़ मिलते हैं, कौन कौन से? डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब इंडिया में मिलते हैं। ये अपने एग्स कहाँ ले करते हैं? डैम्प सॉइल पे, है ना। तो जहाँ बहुत ही डेंस वेजिटेशन होता है वहाँ पे ये अपना एग्स ले नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है तो दैट इज़ फेवरेबल, थोड़ा बहुत इट्स फेवरेबल, वहाँ पे अंडे दे देते हैं। बट डेंस वेजिटेशन हो तो वहाँ पे ये नहीं देते हैं, ठीक है। और इनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि ये ना कुछ टाइम बाद स्वॉर्म बना देते हैं। स्वॉर्म मतलब जैसे एक
बट छोटे से एरिया में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ये एडल्ट होते हैं ग्रास हॉपर के। तो ये बेसिकली पूरी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं ये स्वाम्स, ठीक है। अ स्वाम में कंटेन 40 to 80 मिलियन एडल्ट्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एंड दे कैन फ्लाई 16 to 19 किलोमीटर एन आवर डिपेंडिंग ऑन द विंड एंड कवर अप टू 150 किलोमीटर पर डे ये ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस होते हैं, है ना, जनरली ये क्रॉप को खाते हैं बट इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने के लिए जो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो एक लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। ये क्या करती है, ये वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली ये मॉनिटर करती है कि भाई डेजर्ट लोकस अभी कहाँ हैं, कब तक आएंगे, इस टाइप से जो है ये इसको मॉनिटर करती है इन शेड्यूल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के एरियाज़ में इसको मॉनिटर करती है। उसके बाद 200 लोकस सर्कल्स ऑफिसेस हैव बीन सेटअप टू कंडक्ट सर्वे, कंट्रोल, मॉनिटर द अटैक इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड मशीनरी ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। तो बेसिकली ये लोकस सर्कल बनाए गए ताकि इनके मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली क्या है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने 25 MT ऑफ मैलाथियन सप्लाई किया ईरान को इस लोकस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि देखो ईरान से ही ओरिजिनेट होकर आते हैं ये, तो ईरान में ही मार दें इनको, तो बेटर है ना हमारे लिए, है ना। उसके बाद आता है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये बेसिकली किसने प्रोक्लेम किया, UNGA ने 2021-2030 को डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो UN इन्वायरमेंट विद FAO जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। UN इन्वायरमेंट और FAO मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये और क्या करेगा, ये रीजनल एफर्ट्स को बिल्ड करेगा, जैसे कुछ अभी रीजनल एफर्ट्स ऑलरेडी हैं, जैसे इनिशिएटिव 20x20 है, ठीक है। तो 20x20 कहाँ पर होता है, कहाँ पर चल रहा है, ये लैटिन अमेरिका में चल रहा है। इसका क्या मकसद है कि 20 मिलियन हेक्टेयर्स हम डिग्रेडेड लैंड को हम रिस्टोर करेंगे बाय 2020। तो 20 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे बाय 2020, इसीलिए 20x20 प्रोग्राम है। उसके बाद अफ्रीका का है एक अफ्रीका का है AFR 100, अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। AFR इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। ये क्या एम करता है, ये एम करता है कि 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है वो हम रिस्टोर करेंगे 2030 तक, ठीक है। उसके बाद अगली रिपोर्ट पे बात करते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसकी है, WWF की है, किसके साथ मिलकर लॉन्च करी है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है। हर 2 साल में ये बेसिकली रिलीज़ होती है, ठीक है। किसके ऊपर ये रिपोर्ट है, बेसिकली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके ट्रेंड क्या है, कितना लॉस हो रहा है और हेल्थ ऑफ प्लैनेट कैसी है, ये सब बताती है, ठीक है। तो अभी इस रिपोर्ट ने ये शो किया है कि 68% डिक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में, किसका मैमल्स का, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और फिश में, एज़ कम्पेयर टू 1970। तो 2016 में बेसिकली जो कंपेयर किया गया है ना, तो 2016 में जो स्पीशीज़ हैं वो 68% कम है, ठीक है। और इसका रीज़न बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय किया, इनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया है ना, फॉरेस्ट को डिग्रेड किया है, ग्रास लैंड, वेटलैंड्स और बाकी जो इकोसिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंडिंग है कि 75% ऑफ द अर्थ आइस है ना, दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड, है ना, वो मेल्ट हो रही है। 85% ग्लोबल वेटलैंड्स जो हैं वो लूज़ हो गई हैं और इंडिया ने अपनी 1/3 ऑफ द नेचुरल वेटलैंड्स को लूज़ कर दिया है, ठीक है। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम हैज़ लेड टू 1 मिलियन स्पीशीज़ बीइंग थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, ठीक है। जो हम ये अपने फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, तो उस वजह से जो हम इनके इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, उस वजह से 1 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो थ्रेटेंड हो गए हैं एक्सटेंशन से। उसके बाद लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज़ कहाँ पे हुआ है, लैटिन अमेरिका में। 94% से लॉस हो रहा है यहाँ पे स्पीशीज़ का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का लॉस कहाँ हुआ है, लैटिन अमेरिका में, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।